हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार आईटीआई के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कैंडिडेट का एग्जाम बिहार आईटीआई का देने वाले हैं, यानी कि जो कैंडिडेट बिहार आईटीआई का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए और वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाए। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप्स पर डायरेक्ट साइबर एजुकेशन सर्च करके भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से किसमें आपको 20 न्यूट्रॉन है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कौन में है, ये आपको बताना है। तो इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे इसको ऐसे हल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या का जो संकेत होता है वो क्या होता है। तो परमाणु संख्या का जो संकेत होता है ये होता है जेड। ठीक है, और जो आपको परमाणु भार का संकेत होता है ये होता है ए, और आपको न्यूट्रॉन का जो संकेत होता है ये होता है एन। तो आप इसको सबसे पहले याद रखें कि इस किसका संकेत क्या होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परमाणु संख्या का जो संकेत होता है वो जेड होता है, परमाणु भार का जो संकेत होता है ये आपको ए होता है, और न्यूट्रॉन को लिए हम लोग एन के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 20 न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन बराबर होता क्या है, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे कि बी ऑप्शन को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 18 दिया गया परमाणु संख्या दिया गया, और यहाँ पे जो ऊपर में दिया गया ये 38 ये परमाणु द्रव्यमान है। तो अगर आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाने पर जो आएगा इसे हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब 38 में से आप जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे यही बताना था कि किस में आपको 20 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी कि जो भी परमाणु द्रव्यमान है परमाणु भार उसमें से आपको परमाणु संख्या घटाएंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या सब बराबर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, परमाणु की संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी बताया कि परमाणु जो संख्या है इसे हम लोग जेड के माध्यम से दर्शाते हैं, और जो जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम लोग ए के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु की संख्या सेम होती है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या जब जेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ से यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको जेम्स चैडविक ने किया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको अच्छी तरह से ये बातें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने की वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी करने की क्षमता रखता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही बार रिपीट है। आप जब भी देखेंगे यूरेनियम को लिखा जाता है ये आपको यूरेनियम 235 से होता है, और 235 इसलिए होता है क्योंकि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन होता, यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण समझकर हाइड्रोजन पर क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी उत्प्रेरक के रूप में पूछा जाएगा हाइड्रोजनीकरण में, तो आपको निकेल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में आपको जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है ये होता है निकोल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, बंद कमरे में स्टोव एवं अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। यानी किसी बंद कमरे में आपको आग जलाने की या फिर आपको अंगीठी यानी कि जो अपने भाषा में हम लोग गोईठा बोलते हैं उसको न जलाने की सलाह क्यों दी जाती है। इसको सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ पे जो धुआं होता है या फिर जो विषैली गैस निकलती है वो कार्बन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस निकलती है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है और यहाँ से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में आप स्टोव या फिर अंगूठी न जलाएं। ठीक है, यहाँ से C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, NTP पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन कितना होता है। NTP पर आपको बताना है कि एक गैस में NTP पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो 1 मोल का जो आयतन होता है ये होता है आपको 22.4 लीटर, या फिर इसको अगर आप इस ऐसे भी ले सकते हैं 6.022 गुणे 10 की पावर 23 ऐसे भी ले सकते हैं अगर आपको ऐसे ऑप्शन में दिया गया हो तो। अदरवाइज आपको याद रखना है कि इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार एवं सख्त बनता है। यह कौन सा संगठन गाना भूल गया है जिसके कारण फूलता है एवं हल्का बनता है। तो आपको याद रखना है, ये भी आप सभी कैंडिडेट अपने घर में या फिर कहीं प्रयोग किए होंगे कि जो कोई भी अगर आप रोटी बनाते हैं या फिर कोई भी केक बनाते हैं तो जो उसमें फूल जाता है वो बेकिंग पाउडर के कारण होता है। अगर यहाँ पे अगर बेकिंग पाउडर आप नहीं डालते हैं तो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं, वो अच्छी तरह से नहीं सख्त होगा। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर, जो कि यही क्वेश्चन पूछा गया है। कोई व्यक्ति अगर किसी केक को पकाता है और छोटा रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो बेकिंग पाउडर हो सकता है। और बेकिंग पाउडर वो डालता है तो वो अच्छी तरह से फूलता है और यहाँ पे सख्त भी नहीं होता। यानी कि यहाँ से B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, जिससे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। कभी कभी आपको डायरेक्ट चीनी का भी सूत्र पूछ लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों भी आपको याद रखने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी याद रखने होंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम की 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। जो कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार पूछा गया था और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजिलियस हो जाएगा। ब्रिजिलियस ने सुझाव दिया था कि जो भी हम संकेत लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H हो गया, कैल्शियम का Ca हो गया, ये जो 1 या फिर 2 अक्षर होगा, ये जो सुझाव दिया था यह ब्रिजिलियस ने दिया था, जो कि यहाँ से A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। तो प्रयोग करने के लिए या फिर औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम धातु का उपयोग किया गया था, ये आपको तांबा था, जो कि यहाँ से C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो वहाँ भी आपको तांबा ही हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस आपको कैसे पहचान में आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि 18वां समूह या फिर जिसे हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं,
उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो आपको निष्क्रिय गैस होते हैं, जैसे कि आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, रेडॉन, जिनोन, ये सब जो है ये आपको अक्रिय गैस है या फिर निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया है आर्गन जो कि आपको निष्क्रिय गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये सब निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। आर्गन ये आपको क्या है, निष्क्रिय गैस है या फिर आप इसको अक्रिय गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड किन कार्बन इस्पात से बने होते हैं, तो जो हेक्सा ब्लेड होते हैं ये आपको उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ऑटोमोबाइल इंजन में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल को, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, तो ये होता है ऑक्टेन। ये आपको ऑक्टेन नंबर से आपको पेट्रोल की शुद्धता जांच की जाती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पेट्रोल की जो शुद्धता होती है उसे हम लोग कैसे जाँच करते हैं, तो ये आपको ऑक्टेन संख्या के माध्यम से हम लोग जाँच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है किसी अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, ये होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। बैटरी में जो आपका जिस अम्ल का प्रयोग होता है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है एरोसोल है। एरोसोल क्या है, गैसों में गैस का विलयन, गैस का द्रव में विलयन, या फिर द्रव या ठोस का गैस में विलयन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट वाइज या फिर आपको बार बार पढ़कर ही आप ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोसोल क्या है, तो एरोसोल आपको द्रव या फिर ठोस का गैस में विलयन है, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आँख धोने के लिए, आँख जिसे हम लोग देखते हैं, आँख धोने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आँख धोने के लिए बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है ABR और आपको याद रखना है BRB। ABR और BRB क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप सब्र रखिए, मैं बताता हूँ। ABR और BRB क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझिएगा कि ABR और BRB क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा लाल। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन क्यों होगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जो आपको एसिड होता है, जो अम्ल होता है, ये आपको ब्लू से लाल करता है। तो देखिए यहाँ पर जो ABR मैंने लिखा है, ए से मतलब होता है एसिड, बी से होता है बेस यानी कि क्षार, और रेड से हो जाएगा लाल। आप इसको समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। तो जो अम्ल होता है ये आपको ब्लू टू रेड करता है, यानी कि जो अम्ल होता है ब्लू से क्या करता है, लाल करता है। और जो आपको भस्म होता है BRB यानी कि जो भस्म होता है रेड से ब्लू कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। ABR और BRB क्या होता है, जो अम्ल होता है ब्लू से लाल कर देता है, और जो भस्म होता है यानी कि जो BRB होता है बी से भस्म होता है, यानी कि BRB रेड टू ब्लू करता है, यानी कि लाल से नीला कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र है।
तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपको याद रखना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो अभी 2021 में बिहार ITI का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटास का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे इसका पोटास का सूत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया या फिर और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको हर दम आपके मुंह पर याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल 12 इंटू SO4, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अधातु तत्व जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बार बार ये रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीट करके हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वो कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया अधातु, अगर यहाँ पर धातु सिर्फ दे था, देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु कौन सा है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, तो ये यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा गया होता यहाँ पे वो कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, इस समय आपका राइट आंसर पारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब आपको अधातु कहा जाए तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, और जब आपको धातु कहा जाए उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको पारा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है Na2CO3, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कि रिएक्शन होते हैं आपको याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये आपको कास्टिक चूना प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आखिरकार आपको कैसे याद रखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आखिरकार आपको याद कैसे रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको अधातु होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा लिख देता हूँ अधातु। ठीक है, यहाँ से लिखने में थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन इसको आप समझिएगा। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपको क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं, यहाँ से शॉर्ट में लिख दिया। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ये आपको अधातु है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपको अम्लीय है। और जो यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, ये आपको अधातु है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। तो मैंने आपको बताया कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका सिंपल सा ट्रिक है। और जो भौतिक परिवर्तन है उसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जल का बर्फ में बदलना, इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भौतिक परिवर्तन है। और यहाँ पे देखिए जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर बोला गया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, बहुत ही फेमस यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है लड़की की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सहायक होता है। तो लड़की की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 ये आपको सहायक होता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है चिन्ह। यहाँ पे देखिए एक चिन्ह दिया गया है जो कि आपको बताना है कि आखिरकार एक किसका प्रतिनिधित्व करता है, एक किसको प्रदर्शित करता है। तो जो चित्र है ये आपको अनफाइनाइट का प्रदर्शित करता है, यानी कि अनंत का प्रदर्शित करता है। अगर आप इसको कभी ना कभी देखे होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत ही
सीखे हैं या फिर थोड़ा बहुत भी मैथ जानते होंगे तो आप इस सिंबल को जरूर देखे होंगे। ये अनफाइनाइट कहता है इंग्लिश में और इसे हम लोग हिंदी में अनंत कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मैक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो मैक संख्या है, जो मैक नंबर है, ये आपको हवाई जहाज से संबंधित है, जो कि आपको याद रखना है कि हवाई जहाज की जो गति है जो मापा जाता है ये आपको मैक नंबर के माध्यम से ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ब्लैक होल की सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी। तो ब्लैक होल की सिद्धांत आपको एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा अध्ययन किस में होता है, तो जो आपको इम्पोर्टेंट अध्ययन है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्रोनोलॉजी में आपको समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा दिया गया है, लेकिन इसका जो सिंपल सा आंसर होगा बहुत ईजी होगा और आपको यहाँ पे ध्यान न देकर सिंपली आपको लास्ट में पकड़ना है, जो कि मेंशन किया गया है, वाष्प को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्प को बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। ठीक है, और मैंने आपको जब भी वाष्पीकरण की बात याद दी है तो मैंने एक बात आपको बताया था कि जो गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसका ठंडा पानी क्यों होता है, ये आपको वाष्पीकरण के ही कारण होता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट को बनाने में दिक्कत हो सकती है और हालांकि जब आपका क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा तब आपको ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वरना ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको ज़्यादातर रेलवे में पूछे जाते हैं। आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन बहुत ही टफ कर दिया जाएगा तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी आंसर आपको ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 ओम दे दे, 7 ओम, 10 ओम जो भी दे दे, आपको 1/4 कर देना है। ठीक है, 1/4 कर देना है, यानी कि यहाँ पे जितना भी ओम हो उसका 1/4 यानी कि कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 बटा में आपको क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 ओम। तो यहाँ पर अगर जब 9 ओम होता है तो फिर हम लोग 4 से भागा देते हैं, तो यहाँ से सिर्फ आपको 1/4 से यानी कि 4 से भागा दे देना और जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, एक चुंबक के चारों ओर का वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है। एक चुंबक के चारों ओर का वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है इसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रा क्या होता है, ये विवरण होता है, जो कि आपको याद रखना है। डायरेक्ट कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के या फिर जर्मन सिल्वर के या फिर कार्बन के। तो जो आपको विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं ये आपको कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, लेकिन जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो उस समय आपको ओम मीटर पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ओम बाई मीटर दिया गया है और यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ओम मीटर दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको एक विद्युत के तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है ये आपको इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी ध्वनि की अस्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि दूरी कितनी होती है। यानी कि जब आप किसी भी प्रतिध्वनि को जो हम लोग बोलते हैं, कभी कभी
आवाज़ जो है टकरा कर वापस आ जाता है, तो उसको जो टकरा कर वापस आता है उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। कभी कभी आपको 16 दशमलव कुछ मीटर भी देता है, तो बिल्कुल आपको इन बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्राथमिक रंग कौन से हैं। देखिए आपको प्राथमिक रंग आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा प्राथमिक रंग है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है नीला, पीला, लाल। तो यहाँ पे देखिए नीला और लाल तो है, लेकिन यहाँ पे पीला जो है ये आपको प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया पीला, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये भी जो प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सी ऑप्शन में सफ़ेद, हरा प्लस पीला। तो यहाँ पे देखिए हरा है, हरा जो है आपको ये प्राथमिक रंग है, लेकिन सफ़ेद और पीला नहीं है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो प्राथमिक रंग होता है कौन सा होता है, तो प्राथमिक रंग हम लोग कहते हैं लाल, हरा और नीला को। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि जो भारी रहेगा वहीं पहले गिर जाएगा, क्योंकि जो लोहा है वो भारी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा या फिर पत्थर हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि निर्वात में कोई भी वस्तु गिराई जाएगी तो वो साथ ही गिरेगी। निर्वात मतलब क्या होता है, निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा ना हो। ठीक है, निर्वात का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जहाँ पर हवा ना हो, और जहाँ पर हवा ना हो और आप किसी वस्तु को गिरवाते हैं, यानी कि निर्वात में किसी वस्तु को आप गिराएंगे तो सभी जो वस्तु हैं ये आपको एक साथ ही गिर जाएंगे। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों एक साथ गिरेंगे। अगर आप हवा में, अगर आप खुले हवा में अगर किसी वस्तु को गिराते हैं, अगर हम लोग लोहा, कागज़ और पत्थर को साथ में गिराते हैं, निर्वात में अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर निर्वात नहीं होता तो फिर जो भारी रहेगा वो सबसे पहले गिर जाएगा। लेकिन जब निर्वात के बाद कर दिया जाए तो निर्वात में सभी वस्तु एक साथ ही गिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य आपको शून्य हो जाएगा। मैंने आपको बार बार ये बातें बताई है कि W बराबर होता है FX cos थीटा, और cos थीटा का मान जो 90 डिग्री में 1 हो जाता है, इसलिए जो कार्य का मात्रक होता है, जो कार्य का किया गया कार्य होता है, ये आपको शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शक्ति बराबर होता है W/T, जहाँ W का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बताया कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। तो यानी कि जो W है ये आपको वर्क है, यानी कि कार्य है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको बताना है। केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, या फिर केवल घर्षण बल। तो मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु में अगर गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा जरूर होगी, और कोई वस्तु अगर स्थित है तो उसमें आपको स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन पहाड़ से गिर रही है तो उसमें आपको जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा होगी। और मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर हम लोग दोनों जोड़ते हैं तो इसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि मोमेंटम बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, धरती पर किसी वस्तु पर मापे जाने पर किसी वस्तु का
60 न्यूटन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसकी वजन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का वजन जो भी होगा पृथ्वी पर अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का जो भार है ये आपको 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर है 60 न्यूटन। जब आपको चंद्रमा पर जाकर क्या हो जाएगा, तो हम लोग 60 में 6 का भाग दे देंगे। तो जब 60 में 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 10 न्यूटन, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जितना भी भार है और पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और अगर चंद्रमा पर से पृथ्वी पर आ जाएगा तो 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है किस तापमान पर पानी का क्वथनांक अधिकतम होता है, या फिर किस तापमान पर पानी का क्वथनांक अधिकतम होता है, किस तापमान पर पानी खोने लगता है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है बर्फ़ में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो समुद्री जल में ध्वनि की जो गति होती है ये आपको 1530 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो जो रात के समय तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हाइड्रोटोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमोपिया कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हाइपरट्रोपिया किसे कहते हैं। तो जो आपको याद होगा कि मायोपिया में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है दूर दृष्टि दोष, हाइपोट्रोपिया जो है ये आपको हम लोग दूर दृष्टि दोष को ही कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस। अगर यही मायोपिया का आता तो हम लोग उत्तल लेंस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो मैंने अभी बताया कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वे वेबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा दिए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। मेरे लाख कहने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप स्कोर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आपको एक क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप कितने क्वेश्चन का हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।